जय हिंद दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों ने क्लास 9 का जो वीकली टेस्ट पेपर होने वाला है इसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों के सेट संख्या 1 पे हम लोगों ने बात कर लिया था और आज हम लोग सेट संख्या 2 पे बात करेंगे और ये जो है आपका 23 नवंबर को आपका इसका एग्जाम होने वाला है। तो बात करेंगे सेट 2 पे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है सेट 2 का। तो चूंकि हम लोगों ने 40 नंबर प्रश्नों तक का उत्तर जो है सेट 1 पे हम लोगों ने देखा था, तो 41 से आगे वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं इस चैप्टर का हम लोग उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति करता है। ऑप्शन क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के न्यायाधीशों का, राज्यपालों का, चुनाव आयोग का, दूसरे देशों में राजदूतों का, इनमें से सभी का। तो देखिए जो राष्ट्रपति होता है ना, इन सभी का जो है नियुक्ति करता है। चाहे आप मुख्य न्यायाधीश का बात करो, सर्वोच्च न्यायालय के या राज्य के न्यायाधीशों की बात करो, जो भी राज्यपाल है उनका बात करो, या जो भी चुनाव आयोग है इलेक्शन कमीशन उनका बात करो, या जो भी राजदूत होते हैं ना उनका भी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता किसके नाम से होता है। तो देखिए जो भी संधि का बात करो या जो भी समझौता का बात करो ना, वो सारा का सारा राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो देखिए भारत में 3 तरह के रक्षा बल है। तो आपको थल सेना पता होगा, जल सेना पता होगा और वायुसेना है। तो तीनों के जो सुप्रीम ऑफ कमांडर होते हैं ना वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई भी युद्ध लोग लड़ नहीं सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल किसकी सलाह पर करता है। राष्ट्रपति का जो भी अधिकार है उन सभी अधिकारों का जो इस्तेमाल किसकी सलाह में करता है। तो ऑप्शन क्या है, लोकसभा, न्यायपालिका, अगला ऑप्शन क्या है, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद। तो 44 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका क्या होगा मंत्रिपरिषद। तो जो राष्ट्रपति होता है ना कि अपना जितना भी उसका शक्ति है, जो भी पावर है उसका जो है शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना वो नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है आपका कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक कब कानून बन जाता है। ऑप्शंस क्या है, प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद, राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद, मंत्री परिषद के मंजूरी के बाद, या न्यायपालिका के मंजूरी के बाद। तो 45 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब तक राष्ट्रपति मोहर नहीं मारेगा ना तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि अगर मान लिया जाए कोई विधेयक बिल पास हो रहा है और कोई एक सदन अगर उसका विरोध कर रहा है ना, और तो जिस सदन को बिल पास करना अगर वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास जाता है और उस बिल पे अगर अपना साइन कर लेता है तो फिर बिना दूसरे सदन में जाए हुए वो बिल क्या होगा ऑटोमेटिकली आपका पास हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है। भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो भारत सरकार का मुखिया कौन है, तो प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। अमेरिकी सरकार का मुखिया, अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। 47 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिकी सरकार का मुखिया और अमेरिका का जो राष्ट्राध्यक्ष है वही संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या होता है, राष्ट्रपति आपका होता है। अगला प्रश्न 48 नंबर का कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 साल। 4 सालों के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की विधायिका को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका 49 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, अमेरिकी कांग्रेस। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संघीय सरकार की जो विधायिका है ना उसको अमेरिकी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर का प्रश्न है कि हमारे देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे। ऑप्शंस क्या है, कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारे देश में जितने भी प्रकार के अदालत है, चाहे आप जिला न्यायाधीश का बात करो या आप न्यायाधीशों का बात करो, मुख्य न्यायाधीशों का बात करो, जो है आपका जिला न्यायालयों का बात करो या मुख्य न्यायालयों का बात करो या सर्वोच्चतम न्यायालय का बात करो, सबको मिलाकर हम लोग जो है ना न्यायपालिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। तो हमारे देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से जो है न्यायपालिका बोला जाता है।
अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पूरे देश के लिए कौन सा न्यायालय है। भारत में अगर पूरे देश के लिए बात किया जाए ना तो आपका क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय किसी राज्य के लिए होता है, जैसे अगर मैं झारखंड का बात करूं तो रांची उच्च न्यायालय है, और जिला न्यायालय जो होता है वो उस जिले के तमाम लोगों के लिए है, ठीक है। तो अगर भारत देश का सभी लोगों के लिए क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे। हाई कोर्ट राज्य के लिए होगा, और जो आपका कोर्ट होता है जो नॉर्मली कोर्ट बोलते हैं हम लोग, जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको बोलेंगे, तो वो पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए होने वाला है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यों के स्तर पर कौन सा न्यायालय होता है। तो राज्यों के स्तर पर जो है आपका उच्च न्यायालय होता है, और देश स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, और जिला स्तर पर जो होगा आपका जिला न्यायालय आपका होता है। अगला प्रश्न वही है कि भारत में जिला स्तर पर कौन सा न्यायालय होता है। तो जिला स्तर पर आपको जिला न्यायालय जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। तो सबको पता है ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपका, दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि झारखंड का न्यायालय कहाँ स्थित है। तो झारखंड का जो न्यायालय है ना वो आपका रांची में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी सुनवाई कौन सा न्यायालय करता है। तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी भी चीजों को लेकर विवाद होता है तो उसका जो है निपटारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है कि फौजीदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए जो सर्वोच्च संस्था उसको क्या माना गया, यानी कि दीवानी, फौजदारी और जो दीवानीदारी जो कानून व्यवस्था है जिसके तहत हम लोग अपील कर सकते हैं ना, तो ये अपील कहाँ पे कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो सर्वोच्च न्यायालय है ना वहां पे फौजदारी और दीवानी मामलों के लिए क्या कर सकते हैं, अपना हम लोग अपील कर सकते हैं। अगला 58 का प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना वहां के जो आपके जज हैं उनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाने का काम आपका करता है। आपका 59 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन सा न्यायालय करता है। ऑप्शन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, जिला अदालत। तो 59 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी सरकारी निर्णय से जो भी उठने वाले विवाद है ना उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मिलकर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के कितने प्रतिशत वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलील सुनी थी। तो 60 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 11। देखिए इंदिरा साहनी बनाम अन्य भारत सरकार का जो मामला हुआ था जिसमें कोर्ट में मुकदमा चला था, तो जिसमें कितने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों ने जजमेंट सुनाया था। तो 11। कुल मिला के देखा जाए ना तो टोटल 31 जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय में आपके न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक होता है आपका मुख्य न्यायाधीश और बाकी 30 जो होता है वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो जो ये वाला था ना इंदिरा साहनी, तो इसी में देखिए यहाँ पे एक प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है कि पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने के भारत सरकार के आदेश को सही ठहराते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन करने के लिए सरकार से क्या कहा। आपका ऑप्शन देख सकते हो क्या है कि सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिले, पिछड़े वर्ग के अच्छे स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिले, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा घटा देना चाहिए, उपरोक्त में से सभी। तो 61 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोला कि पिछड़े वर्ग के अच्छे वर्ग के जो स्थिति के लोग हैं उनको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ये बात जो है कहा गया था। ठीक है, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र व्यवस्था क्या है। तो आप देख सकते हो आंसर क्या लिखना है कि एक लोकतंत्र में शासन को विभिन्न प्रकार के नियम कानून और संस्थाओं के भीतर रहकर काम करना पड़ता है, इसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे हर एक काम को अलग लोग करता है। कानून बनाने का काम किसी के पास है, निर्णय लेने का काम किसी के पास है ना, उस निर्णय को सुचारू रूप से देखने का काम किसी के पास है। तो यहाँ पे जो है ना एक लोकतंत्र में शासक को विभिन्न प्रकार के नियम कानून और संस्थाओं के भीतर रहकर क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकतंत्र हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आप देख सकते हो प्रश्न है आपका कि हमारे देश में फैसले लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 प्रमुख संस्थाएं कौन सी है।
है। तो देखिए अगर 3 प्रमुख संस्थाओं का बात किया ना, तो पहला हो गया विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा आपका क्या होगा, न्यायपालिका आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका SEBC का पूर्ण विन्यास क्या होगा। तो देखिए SEBC का बात किया जाए तो देखिए एस से आपका क्या होगा, सोशिल, और सोशिल, देखिए इसका आंसर क्या होगा, सोशिल एंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोशल एंड एजुकेशनिक बैंक बोर्ड क्लासेस, यानी कि सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग इसको बोलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार द्वारा 1789 में गठित दूसरा पिछड़ा आयोग का कार्य क्या था। तो देखिए आपको ऐसा लिखना है कि दूसरा पिछड़ा आयोग का कार्य भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मापदंड तय करना और उनका पिछड़ापन दूर करने के लिए जो है बताया गया था। अगला प्रश्न आएगा कि मंडल आयोग के सिफारिश को किसने लागू किया था। तो मंडल आयोग के सिफारिश को जनता दल के नेता प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने लागू किया था, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि मंडल आयोग की मुख्य न्यायाधीश मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी। तो भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए किया जाए, यही इसका मांग था कि 27% का आरक्षण हमको मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है कि संसद के 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए राज्यसभा को अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस यानी कि हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि पीपुल्स ऑफ हाउस किसे बोलेंगे, तो लोकसभा को, काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोलेंगे, तो राज्यसभा को। इसको आप रट लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन से आप क्या समझते हो। तो क्या लिखना है कि जब किसी सामान्य कानून को पारित करने में सदन के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाता है तो अंतिम फैसला लेने के लिए दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, इसे ही संसद का संयुक्त अधिवेशन बोलेंगे। यानी कि कोई भी कानून और बिल जो है पारित करना है तो दोनों सदनों में जाएगा। अब जब दोनों सदनों में से किसी में अगर मतभेद हो गया तो फिर उसको दोनों को साथ में बुला के पूछेगा कि अरे फलना ये सही है कि नहीं है, तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे, जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका देख सकते हो, प्रश्न क्या है कि न्यायपालिका के कितने क्या है आपका, अगर प्रश्न पे बात किया जाए आपका तो देखिए अगला प्रश्न है कि कार्यपालिका के कितने हिस्से या भाग है। तो कार्यपालिका के 2 हिस्से हैं, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका और एक आपका क्या होता है अस्थायी कार्यपालिका, यानी कि 2 प्रकार के जो है आपके कार्यपालिका के भाग है। अगला प्रश्न आपका कि राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आपका काम करता है। अगला क्या है देख सकते हो, अगला जो है आपका प्रश्न क्या है कि अगर आपको भारत राष्ट्रीय चुना जाए, अगर आपका भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला जो है लेने का आप काम करोगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है कि अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कहा सकते हैं और प्रधानमंत्री परिषद में अपनी पसंद के नेता का चयन कर सकते हो। देखिए अगर मुझे राष्ट्रपति चुन लिया जाए ना तो मैं ये काम में करूंगा कि दोनों सदनों में जो पारित विधेयक है उसको मैं फिर से जांच पड़ताल में कर सकता हूं। देखिए 12 नंबर का एक प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो आपका ऑप्शन क्या है, जिला अधिकारी, उसके बाद ऑप्शन क्या है गृह मंत्रालय या सचिव, गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक। तो गृह मंत्री जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो किसका आंसर है आपका, तो देखिए राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन है, तो गृह मंत्री जो है राजनीतिक कार्यपालिका का आपका हिस्सा होता है। अगला देख सकते हो प्रश्न है 13 नंबर का। अगर मैं प्रश्न को दिखाऊंगा तो क्या है आपका, अगर आप प्रश्न ध्यान से देखो तो प्रश्न है आपका कि न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है। तो देखिए सीधा 1 नंबर का आंसर गलत है, लेकिन बाकी में पढ़ूं कि अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ हो तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकता है। सही बात है, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होता है। अगर किसी न्यायपालिका के अधिकारों का हनन होता है तो वो अदालत में जा सकता है। यानी कि ये तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी जरूरत होती है, गलत है, ऐसा नहीं है। वो केवल राष्ट्रपति का मंजूरी लेगा तो काम हो जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको करवा दिए। इन सारे प्रश्नों को आपको याद कर लेना है ताकि आपके एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।